डॉक्टर मनदीप, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज? स्क्वाट। डेंटिस्ट्री या बॉडी बिल्डिंग, कौन सा फेवरेट है? दोनों। आपका फेवरेट हेल्दी स्नैक? एप्पल। अगर बॉडी बिल्डिंग को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगी? लाइफस्टाइल। वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद क्या लेती हैं? कॉफी और प्रोटीन। कोई ऐसी चीज जो फिटनेस में आप कभी नहीं छोड़ेंगी? पानी। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मैं ही हूँ। फेवरेट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कौन सा है? लास्ट टाइम जून 2024 दिल्ली। डेंटिस्ट्री और बॉडी बिल्डिंग, अब इसके बाद और क्या करेंगी? दोनों। बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल है, डेंटिस्ट्री प्रोफेशन है, तो छोड़ना नहीं है। बिजनेस वुमेन बनेंगी। एब्सोल्युटली। नमस्कार, स्वागत है आपका फिटनेस मंत्रा में। आज हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग की, और बॉडी बिल्डिंग में जितना रोल डाइट का है उससे ज्यादा अहम है मेंटल टफनेस। मैं हूं कविता राज और हमारे साथ आज बॉडी बिल्डिंग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक खास महिला मौजूद हैं, जिन्होंने इस फील्ड में अपने साहस, जुनून और लगन के साथ कई सारे मुकाम हासिल किए हैं और वो कई सारे नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनदीप कौर। डॉक्टर मनदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर मनदीप कौर AK मैंडी। बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर मनदीप, आप पेशे से डेंटिस्ट हैं। डेंटिस्ट से बॉडी बिल्डिंग की तरफ, ये कैसे आपने इस तरफ शिफ्ट किया, कैसे इस तरफ जाने के बारे में सोचा? जब मैं बहुत छोटी स्कूल में थी तो आई वाज रियली फैट। मतलब सब मुझे बहुत टीज करते थे, बुली करते थे मोटे होने के लिए। नॉट जस्ट लाइक स्कूल में या बाहर, बट वो कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट होता गया वो चीज़। और जब मैं कॉलेज में आई तो जब हम प्रेप करते हैं एग्ज़ाम की तो गैप आ जाता है हर चीज़ से। हम बहुत ज़्यादा आइसोलेट होकर पढ़ाई करने लग जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हेल्थ पे। तो मैं थोड़ा सा वेट गेन हो गया। तो ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मुझे लगा कि मुझे जिम जाना चाहिए, क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो रहा था। मुझे ये नहीं था कि मुझे पतला होना है, मुझे फिट होना है। मेरा गोल था कि मुझे नींद चाहिए, अच्छी क्वालिटी स्लीप चाहिए। मैं रेस्टलेस होती थी, मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी थी बेसिकली। तो फिजिकल एक्सरसाइज इज बेस्ट वे टू गेट इट। तो सेकेंड ईयर में मैंने जिम जाना शुरू कर दिया था, अच्छे बिल्कुल प्योर कंसिस्टेंसी से। और जब तक फाइनल ईयर तक आई, इंटर्नशिप आई, तो आई केम टू नो अबाउट कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो इसी तरह मुझे लगा कि बॉडी बिल्डिंग मेरा लाइफस्टाइल है, वो तो मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ पढ़ाई के साथ साथ। और डेंटिस्ट्री मेरा प्रोफेशन है। तो बॉडी बिल्डिंग की तरफ आपने जाने के बारे में क्यों सोचा? आपको क्यों लगा कि मुझे भी बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए? मैं बचपन से ना थोड़ी सी चैलेंजिंग टाइप्स हूँ। मतलब मुझे प्यार से कोई बोले ना तू ये कर, मुझसे नहीं होएगा। मुझे कोई चैलेंज करे ना कि तू ये कर, तेरे से होएगा ही नहीं। तो वो बस ईगो प्रॉब्लम की वजह से मैंने जिम में कहीं से सुन लिया कि मैंडी मैम आपकी बॉडी ऐसी है, आप कम्पीट क्यों नहीं करते। मैंने सोचा कि कौन से कॉम्पिटिशन हो रहे हैं जो मुझे नहीं पता। मैंने बहुत रिसर्च की, इंस्टाग्राम देखा, गूगल देखा। तो देयर इज दिस ब्यूटिफुल एथलीट्स फ्रॉम अमेरिका या इधर ओलंपिया वगैरह से, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। तो मुझे लगा कि ये सब तो कब से लगे होंगे या अभी कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि ये सब तो नेचुरल होंगे, बट ऐसा नहीं था। तो मुझे लगा, मैंने चैलेंज ले लिया कि नेचुरली आई विल गेट इनटू दिस गेम, चाहे 2 साल लगे 5 साल लगे। तो वो चैलेंज ईगो प्रॉब्लम की वजह से ही थोड़ा सा दिमाग टेढ़ा चल पड़ा। ओके, बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको किस तरह की प्रिपरेशंस करनी पड़ी शुरू में? स्टार्टिंग में इट वाज इजी, क्योंकि आपको नहीं पता होता कुछ। जैसे टॉडलर वॉक करना सीखते, उसका काम सिर्फ वॉक करना ही है। तो मेरा था मेंटालिटी कि शायद बस यही हो गया, जैसे बॉडी अभी है, थोड़ा सा गेन करके मसल श्रेड करके स्टेज पे जाना है। बट ओ माय गॉड, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। आपको पोजिंग कोच चाहिए, आपको डाइट के लिए कोच चाहिए, आपको प्रेप के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग कोच चाहिए, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए फ्लोर पे अलग ट्रेनर चाहिए। मतलब इट्स अ पैकेज। बट आई डिड इट ऑल माई ओन। मैंने खुद से किया सब कुछ, क्योंकि सबसे पहले कोचिंग ने तो इतना ही दिया ना कि आपने ये डाइट करनी और ये वर्कआउट फॉलो करना, और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बात की, कोई इंट्रैक्शन कुछ भी नहीं था। बट धीरे धीरे मैं खुद इवॉल्व हो गई, मैंने खुद से सीखा। मैंने पहला शो किया तो मुझे लगा कि मैं आपका और पहला बेटर। शो कौन सा था? मेरा पहला शो था मसल मेनिया 2019 में। और वो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो नेचुरल फेडरेशन थी, अमेरिकन बेस्ड। और मुझे लगा कि मैं बहुत क्लोज हूँ और मुझे और कोई फेडरेशन भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था और क्या हो रहा है। तो मैंने वो शो चूज़ किया, मैंने कॉम्पीट किया
और मुझे लगा इजी होता है, लाइक जस्ट वर्कआउट कर रहे हैं, जाके स्टेज पे रिप्रेजेंट करना है। ओके ओके मनदीप, कई तरह के मिसकंसेप्शंस होते हैं जब लड़कियां बॉडी बिल्डिंग में आती है, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े शुरू में? इनिशियली तो जिम जाने में ही एक दिक्कत है लोगों को, नॉट इवन अपने लोगों को जो जानते भी नहीं आपको, चाहे वो सोशल मीडिया हेटर्स हों, चाहे वो आसपास के लोग हों, दोस्त हों। क्रिटिसिज्म बहुत मिला है, बचपन से मिला क्रिटिसिज्म। तो वाई वुड यू डू दैट, वाई वुड यू डू दैट। तो जिम जाना वॉज अ बिग टैबू इन माई टाइम जब मैंने जाना शुरू किया। आज मुझे इस साल मुझे ऑलमोस्ट 10 years हो गए हैं जिम जाते, ऑलमोस्ट। तो उस टाइम पे मुझे जिम जाने के लिए ऐसे बोलते थे, फिर मर्द बन जाएगी, ऐसी अजीब अजीब से, बॉडी खराब हो हाँ जाएगी। बॉडी खराब हो जाएगी, शक्ल खराब हो जाएगी, तो ऐसे बोलते थे। और जब कंपटीशन की बात आई, इट वॉज वे टू चैलेंजिंग फॉर मी टू वेयर अ कॉस्ट्यूम विच इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर द शो, क्योंकि बिकिनी इज द, आपकी हाँ कैटेगरी बिकनी कैटेगरी जी। है। तो उसमें थोड़ा सा मुझे भी लगा, क्योंकि हम लोग, हमारी संस्कृति हमारा सब कुछ है, हम लोग इंडियन है, ये चीज़ कहीं भी नहीं है दुनिया में जो इंडिया ये में है। काफी बोल्ड स्टेप था। हाँ, ये मतलब संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम इन अ फेवर ऑफ दैट। ये ब्यूटी है हमारी, हमें रिचुअल्स है हमारे बेसिकली। तो मेरे को खुद को डर लगा, मैंने कहा मम्मा मैंने सारी तैयारी कर ली है, बट अब मुझे डर लग रहा है कि ये कैसे होगा। तो मम्मा कहते हैं इट्स अ शो, इट्स अ डिमांड ऑफ द शो, इट्स अ यूनिफॉर्म बेसिकली फॉर द शो, तो आपको करना पड़ेगा, तो इट्स ओके। तो मेरे फैमिली सपोर्ट की वजह से आप ये कर पाए, जी, आगे बढ़ मेरी पाए। मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी, मतलब और मेंटली भी उस टाइम पे। मतलब मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ वहीं से बिल्ट हुई है, मेरे मदर से, द बोल्डनेस। और जब पहला शो था तो वो मेरे साथ गए, तो उन्होंने बैक स्टेज भी देखा, उन्होंने सामने से भी देखा, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि गलत हो रही है, या लोगों की तरफ से गलत नज़रिया आ रहा है या पीछे। दैट वाज द बिगिनिंग बेसिकली, नॉट द एंड। मैं सोच रही थी एक शो कर लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके डॉक्टर अमनदीप, ये बताएं कि शो कौन से शो, कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग में? देयर आर मैनी इंडियन फेडरेशंस, लोकल बहुत हैं, वो तो स्टेट वाइज भी हैं, otherwise also national, but I choose IFBB now because IFBB is the federation which takes you to the world. It's international basically. बाकी यहाँ पे और भी फेडरेशंस हैं, छोटी बड़ी आ भी रही हैं, और बिकॉज some people are doing it for everybody basically, but main is IFBB. आप IFBB में compete करते हो, आपको प्रो कार्ड मिलता है, आप इंटरनेशनल हो जाते हो, फिर आप प्रो शो खेलते हो, प्रो शो में आप अपना इंडिया रिप्रेजेंट करते हो। बेस ऑल द शोज आर बेसिकली इंटरनेशनल, इवन एमेच्योर ऑल्सो वी कम्पीट विद इंटरनेशनल एथलीट्स। तो अभी तो मेन यही है, बाकी और भी फेडरेशंस रहती हैं, बट इट्स अ स्टार्टअप बेसिकली। ओके किसी भी शो से पहले, उसके स्टार्ट होने से पहले किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है? सो आजकल आई डोंट नो पीपल आर अवेयर कि नहीं, तो क्या होता है, जैसे मैंने किसी कोच को हायर किया या मैं किसी की कोच हूँ, तो मैं उसको बोलूँगी कि ये तेरा, जैसे हमने कोई बॉडी रैंडम ली है बिल्कुल नेचुरल, फिर उसको उस कैटेगरी में मोल्ड करना जिसमें हमने कॉम्पीट करना है। सो इट टेक्स थ्रू आउट 1 year 2 year प्रॉबेबली 3 years। बिल्कुल फ्रेश इंसान की बात कर रही हूँ जिसने कभी कुछ किया ही नहीं है कॉम्पीट। इट टेक्स लाइक ईयर्स। यू कांट बी लाइक मैं जिम जाता हूँ तो मुझे कल कॉम्पीट करना, आप मेरी हेल्प कर दीजिए, नहीं। आप खुद डिसाइड ही नहीं कर सकते, आपका कोच डिसाइड करेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो चुका है ना। एंड दैट वुड बी एम्बैरेसिंग कि आपका कोच अगर आपको ऐसे ही स्टेज पे चढ़ा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का कि आपने स्टेज पे गए हो और आपकी बॉडी अच्छी नहीं दिख रही है। आपके लिए भी ट्रॉमा होगा लाइफ टाइम कि मैं क्या बन के चला गया था स्टेज पे या क्या। तो सेम थिंग गोज लाइक दैट। अब मेरा कोच और मैंने आई थिंक प्रॉबेबली 5 साल बात की थी। मैंने कहा व्हेन डू यू सी मी ऑन ओलंपिया, ही सेड 5 years एंड आई एम लाइक वेरी क्लोज टू माई गोल्स। मुझे लगता है कि मेरे को बस वो वर्ड्स याद रखने हैं जब वो मुझे बोलता है, बस डजेंट मैटर कि। तो ऐसे ही अपने कोच को, अपने गुरु को बेसिकली आप फॉलो करो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। ओके बिकिनी कैटेगरी है, पोज देखे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है इसमें जब आपको कंपटीशन में जाना है? आई एम अ फीमेल, आई एम अ बिकिनी एथलीट, तो हमारे कैटेगरी में थोड़ा डिफरेंट है मेल से। हमारा कॉस्ट्यूम इज वेरी
डिफरेंट फ्रॉम अदर, हाँ हमारा, और ऊपर से उसका एक भी एरर होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। एनपीसी रूल्स ने अच्छा खासा कॉस्ट्यूम का गाइडलाइन दिया हुआ है। देन 4 कंपल्सरी पोजेज आर वेरी मैंडेटरी, कि आपको जो वो 4 पोजेज करने ही करने हैं। उनमें आपने रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका पोज कैसे, और हर किसी के लिए वो पोजिंग डिफरेंट अच्छी लगेगी। जैसे मेरा राइट प्रोफाइल अच्छा लगेगा तो मेरा फ्रंट पोज अच्छा है या बैक पोज अच्छा है, तो उस पे होता है, आपको अपना पता लग जाता है जब आप रोज प्रैक्टिस करते हो। फिर आती है बात प्रेजेंटेशन, मेकअप, योर हेयर, and then your presentation on stage, your confidence, and basically it's beautiful category. You have to be feminine enough and you have to be very lean in muscles, just like a beauty pageant basically. तो कोई डाइट प्लान या कोई न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स वगैरह भी किया उसे, या किसी को फॉलो किया? मेरी प्रॉब्लम है, मैं इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत मुझे है कि मुझे किसी से हेल्प नहीं चाहिए, आई विल डू इट माई सेल्फ। तो वो दिक्कत भी उन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम भी आती है, ये नहीं कि आप बहुत आगे निकल जाते हो। सो आई वाज लाइक आई विल स्टडी। मेरे को लगा कि अब ग्रेजुएशन तो चलो, डिग्री तो होती रहेगी, सर्टिफिकेशन करते हैं कि पता तो लगे डाइट में कहाँ लैग कर रहे हैं। तो आई डिड माई सर्टिफिकेशन बिफोर माई डिग्री एंड विच ऑल्सो बिकेम माई सोर्स ऑफ इनकम। इस कंपटीशन में आपका मेडिकल बैकग्राउंड काम आया? बिल्कुल, किस क्योंकि तरह से हेल्प किया? मेडिकल बैकग्राउंड में हम लोग जैसे बॉडी पढ़ते हैं, अनाटमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गया, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा खाना कैसे रिएक्ट करेगा, पानी कम ज़्यादा से क्या होगा, सॉल्ट कम ज़्यादा से क्या होगा, हम सब पढ़ के आते हैं। और लोग कहते हैं यू आर जस्ट अ डेंटिस्ट, इज नॉट लाइक दैट। हम लोग भी उतना ही पढ़ते हैं जितना बाकी के लोग एमबीबीएस में पढ़ते हैं, बट एक सर्टेन टाइम पे आके हमारी स्पेशलिटी चेंज हो जाती है फाइनल ईयर में। तो मेडिकल से मुझे ये मिला कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी पे काम, मसल इंसर्शन, मसल की पूरी वो कर सकती थी, और न्यूट्रिशन ने मेरी वो चीज़ पूरी कर दी, कंप्लीट कर दी। लाइक आई कुड ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। रिवर्स डाइट पर किस तरह से जाती हैं? वेरी चैलेंजिंग टू बी ऑनेस्ट। आपने स्टार्टिंग में बोला ना, इट्स मोर ऑफ मेंटल, इट इज़ एक्चुअली वेरी मेंटल, क्योंकि आप एक, जब तक आपके पास एक एम नहीं है तो आप तब तक काम करते रहोगे। आपके पास एक स्टॉप है कि हाँ इस दिन के लिए मैं कॉम्पीट कर रही हूँ, मेरा डे है, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे दिसंबर में कॉम्पीट करना है तो मेरा इतने मंथ चल रहा है। दिसंबर से उस जोन से बाहर आना बहुत मुश्किल है। हम लोगों को प्रेप मुश्किल नहीं लगती, हमें प्रेप से बाहर आना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि एक तो डेली रूटीन के साथ वापस। एब्सोल्युटली वो मोनोटनस लाइफ खत्म हो गई, वो साइकिल खत्म हो गई, सुबह उठ के रात को सोने की, 4:45 बजे उठ रहे हैं, रात को 9 बजे सो रहे हैं, इतने बजे मेरी मील की टाइमिंग तक फिक्स है। लाइक 11 बजे ब्रेकफास्ट है, 3 बजे लंच है, 8:30 बजे डिनर है, और उसके बीच में एक आधी मील और बस। तो वो जब ख़त्म हो जाता है तो ऊपर से बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है, हमें उस जोन में पता नहीं लग रहा, हम साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं ना, हमें पता ही नहीं लग रहा था हम कितना ट्रॉमा दे रहे हैं बॉडी को। हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रिकवरी दोनों चीजें। एब्सोल्युटली। और फिर जब खत्म होता है तो योर बॉडी इज वीक, योर मेंटल स्ट्रेंथ इज गॉन, यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द नॉर्मल बॉडी। कहाँ आप इतने अच्छे मस्कुलर लीन लग रहे थे और सडनली आप फिर से उस नॉर्मल फिजिक में जा रहे हो। ऑल्सो बॉडी बिल्डिंग प्रेप इज नॉट हेल्दी, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में पैशनेट हो तो, या बॉडी बिल्डिंग, हर कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहता, हर कोई फिटनेस में आना चाहता है, दे वांट टू एंजॉय, उनको सोशल भी होना है, उनको खाना भी खाना है, उनको फिट भी रहना है, बट बॉडी बिल्डिंग किसी को नहीं करनी। क्योंकि तो स्ट्रेस जो होता है इस तरह का, उसको क्या मोटिवेट करता है आपको, कैसे मैनेज करती हैं? फर्स्ट टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट। फर्स्ट टाइम द थिंग इज, कोच के साथ ऐसा बॉन्ड नहीं था कि रिवर्स कराए, लोग खुद ही नहीं बताते हैं, इतनी नॉलेज नहीं होती है। धीरे धीरे आप 1-2 शो और करते हो, आपको पता लग जाता है कि हमने वो फिजिक नहीं खराब करनी जो हमने फर्स्ट टाइम की थी। फिर धीरे धीरे काम करते करते, जैसे जैसे हम डिप्लीट करते हैं ना, खाना कम करते हैं शो के पहले, वैसे ही हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्स डाइट। जैसे सपोज आई हैव टू कम्पीट इन मंथ, तो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिए और लो फैट कर दिए। मेरा मेमोरी भी बहुत ऐसी रहेगी और मेरी स्लीप बहुत वो रहेगी। तो उसकी फिर धीरे धीरे वी गो इन दैट वे। इवन ऑन द वीक, लास्ट वीक जब हम शो के पहले करते हैं तो हम वाटर भी ऐसे ही करते हैं, इनटेक कम किया या ज्यादा बढ़ाया? हम पहले बढ़ाते हैं,
फिर हम धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं और शो डे पे कोई पानी नहीं होता, रात को पानी बंद हो जाता है, डिपेंड ऑन द वेदर ऑल्सो। अगर कल शो है तो आज सुबह पानी बंद हो गया या दोपहर को बंद हो गया, और सुबह भी बंद ही रहेगा, शो के बाद मिलेगा वो भी धीरे धीरे। फिर हम काफ़ी लोग गलती करते हैं, शो के बाद बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, वो भी धीरे धीरे होता है। लाइक सेम डे अगर वेदर इज़ फाइन तो 250 ml काइंड ऑफ वाटर, दैट्स इट। ओके, जैसे आपने बताया इसके कॉस्ट्यूम वगैरह काफ़ी महंगे होते हैं, तो ये काफ़ी महंगी गेम है, आप प्रोडक्ट भी खुद है, इन्वेस्टर भी खुद हैं, क्या किसी तरह का कोई सपोर्ट भी कहीं से मिलता है, कोई स्पॉन्सर मिलता है? स्पॉन्सर्स आपको मिलते हैं अगर आप लाइक you're working on your social media, you're more focused on social media। आजकल इन्फ्लुएंसर्स ने थोड़ा मार्केट का कर दिया सिस्टम, बट पहले ऐसा होता था कि एथलीट्स ही होते थे, पहले इन्फ्लुएंसर्स थे ही नहीं जब हम स्टार्टिंग में मार्केट में लाइक वी केम इनटू बॉडी बिल्डिंग। तो या दे आर सम प्रोज, दे आर लाइक उनको करते हैं स्पॉन्सर, ईयरली बॉन्ड करते हैं एंड दे प्रोवाइड यू विद ऑल द सप्लीमेंट्स यू नीड एंड बी अ सपोर्ट थ्रू आउट द। बट समटाइम आई फील कि वो उतना नहीं दे रहे हैं जितना मुझे चाहिए और जो मैं डिमांड करती हूँ। हाँ, तो फिर आई डोंट सेटल फॉर दैट एंड आई वर्क। और मेरा आदत ये है कि मैं उतना इनकम बिल्ड करके स्टेबल होके फिर कॉम्पीट करने का प्लान करती हूँ। आई एम नॉट डेस्परेट कि करना ही करना है। वॉच आउट योर बजट, मेक अ प्लान एंड देन कॉम्पीट। तो एक मंथ का कितना खर्च होता है आपका अगर कंपटीशन में जा रही हैं? Competition में, see, I'm a female, I'm not using that kind of stuff which people might be using or not using, but मेरा कम से कम ही खाना है तो इतना खर्चा रहता नहीं है, but max to max like weekly 5,000 kind of grocery, मतलब अच्छा खासा कंप्लीट देखा जाए तो। अगर मेरे को फीस भी देखनी है कोचेस की, ये देखना, तो इट कुड गो बियॉन्ड। जैसे अभी इफ आई हैव टू हायर समबडी इंटरनेशनल पोजिंग कोच, अपना कोच, फिर रिकवरी पे आई हैव टू स्पेंड अ लॉट, लाइक फिजियोथेरेपी हो गई, कायरोप्रैक्टर हो गया। पीपल डोंट गो, दैट्स द प्रॉब्लम। फिर कहेंगे इंजरी हो गया। अब लोग जिम जा रहे हैं, पोस्चर खराब है, रिकवरी पे गाड़ी चल रही है तो मेंटेनेंस भी तो चाहिए ना, वो चीज़ भी है। तो आई ऑलवेज कीप अ स्पेसिफिक बजट की बैकअप में, कि इमरजेंसी अगर कोई आई है तो हम लोग रेडी हैं। ओके, हेल्थ सप्लीमेंट का क्या रोल है? आप कितने मतलब आप किस तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ करती हैं या सपोर्ट करती हैं कि यहाँ यूज़ करने हैं, ज़रूरी हैं? अपेरेंटली आई एम अगेंस्ट प्रोटीन। सडनली मुझे लगा कि वो मुझे सूट नहीं कर रहा अब, तो आई बिन यूजिंग आइसो। कभी कभी काम आता है, जैसे अभी ट्रैवल है तो आई कैन कैरी इट विद मी, बट मेन स्ट्रीम हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट सबको चाहिए, जैसे कि मल्टीविटामिन्स हो गए, जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स है वो बॉडी नहीं बनाती है, तो हमें बाहर से भी नहीं मिलते क्योंकि खाना इतना प्योर नहीं है। तो विटामिन डी हर कोई डेफिशिएंट है उससे, विटामिन B12 हर फीमेल, हर किसी में उसकी डेफिशिएंसी है। उसकी वजह से आयरन भी लो है काफ़ी लोगों का, और हीमोग्लोबिन। और ऑलमोस्ट लाइक जितने भी क्लाइंट्स आते हैं फॉर ट्रेनिंग, फॉर डाइट पर्पसेस, तो मेरी ये प्रोटोकॉल है कि मैं उनके ब्लड वर्क पे काम करती हूँ। तो और आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आप डेंटिस्ट हैं, जैसे जो पेशेंट आते हैं आप उनको भी ये सलाह देती हैं कि आप फिटनेस की तरफ ध्यान दो, आई डाइट ट्राई, की बट तरफ दे आर ध्यान दो? नॉट कॉन्शियस एट ऑल। कोई नहीं आना चाहता बिकॉज उनको लगता है कि दैट माइट अफेक्ट देयर बजट। 90% ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड बाय बजट, कि उनको लगता है बजट खराब होगा अगर हम हेल्दी खाएंगे या ये करेंगे, हम कैसे लेंगे वो। बट द थिंग इज, अगर आप ये सब बजट में इंक्लूड करते हो तो आगे जाके आपको हेल्थ पे वो इतना दवाओं पे खर्च नहीं करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। अब देखो हर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, क्यों है? नहीं होती है, वो खुद लगवा लेते हैं। अब इतने मिथ्स क्रिएट किए हुए हैं ना, कॉफ़ी से बीपी बढ़ता है, कॉफ़ी से नहीं बीपी बढ़ता। आप अपने डेंटिस्ट और बॉडी बिल्डिंग के इस जो प्रोफेशन है, इनमें कैसे तालमेल बिठाती हैं आप कैसे, मतलब आप एडजस्ट करती हैं अपना रूटीन डेली? डेंटिस्ट्री मेरा प्रोफेशन है और वो पहले से ही था, लाइक लाइफस्टाइल। बॉडी बिल्डिंग में जाने से पहले तो अगर मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू होती है, 10 बजे क्लिनिक का टाइम है, तो मैं 5 बजे उठ के जिम जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, खा पी के तैयार होके फिर देन आई गो टू वर्क, और 7 बजे मेरा पैकअप हो जाता है, और उसके बाद मेरी डिनर की तैयारी होती है और सो जाती हूँ मैं टाइम पे। सो कहने का मतलब ये है कि हाउ बैडली यू नीड इट इन योर लाइफ। आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको काम उसी हिसाब से करना पड़ेगा।
हम लोग जब कॉलेज में भी थे तो मैं 4:45 बजे मेरी खुद से बिना अलार्म के नींद खुलती थी, मैं जिम जाती थी, मैं कॉलेज आती थी, मैं शाम को फिर जिम जाती थी। इंटर्नशिप की बात है ये। फाइनल ईयर में आई वाज लिटिल लीनियंट क्योंकि पढ़ाई मुश्किल थी 2018, और फाइनल ईयर में इतना ज़्यादा बिजी होते हो, आप सडनली फ्री हो जाते हो इंटर्नशिप वाले पीरियड में। तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि 24 आवर मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मुझे कुछ करना है इसमें। मतलब मेरे को पूरा दिन यही रूटीन चाहिए होता है कि मेरे 24 घंटे में ये चीज़ें ग्रीन टिक्स होनी रूटीन चाहिए। बना के चलती हैं। आपने जब से फिटनेस की तरफ ये स्टार्ट किया, बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया, जिम जाना स्टार्ट किया, अपनी बॉडी में किस किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखी? सो माई इम्यून सिस्टम वॉज वीक। 2008 में 2012 में मुझे 2 बार ही डेंगू हुआ है। तो 2008 में जब डेंगू हुआ था 10,000 प्लेटलेट्स थी। मतलब अगर कोई और बच्चा होता जिसने पूरी लाइफ हेल्दी नहीं खाया होता, पेरेंट्स ने नहीं, वो सर्वाइव नहीं करता। और ये बात किसी को भी नहीं पता। तो माई ब्रदर सेव्ड माई लाइफ। माई मदर वॉज वर्किंग, तो हमें बाहर से लॉक किया गया था और लैंडलाइन वॉज ओनली इनकमिंग। तो उसने नेबर्स के घर पे बहुत सारे न्यूज़पेपर गिरे कि शी विल कम आउट। और फिर वो आंटी ने आके बोला कि क्यों कर रहे हो आप ऐसे। तो उन्होंने भाई ने बोला कि इसको ब्लड वॉमिट्स हुई हैं। तो ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, मतलब उसको है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, एंड उसने मेरी उस दिन जान बचाई है। तो वो टाइम याद आता है, तो ये इंसिडेंट भी याद आता है। तो उस टाइम के बाद मेरा इम्यून सिस्टम, मैं कुछ भी खाती थी मेरे को नहीं लगता था। आई यूज्ड टू वॉमिट एवरी टाइम, लाइक थ्रू आउट द ईयर्स। फिर कॉलेज में भी आई हैड टाइफाइड। मतलब कोई भी बीमारी होती थी बहुत जल्दी ससेप्टेबल हो गई थी मैं उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि मेरे को लग जाती थी, बॉडी ऐसी वीक हो गई थी कि पकड़ लेती थी कोई भी चीज़ चली गई है या। तो वो चीज़ मेरे में इनबिल्ट हो गई, मेरी स्लीप साइकिल ठीक हो गई, मेरा इम्यून सिस्टम ठीक हो गया। मुझे इतनी ज़्यादा, अगर मैं पीपल से कि मैं इतने पैसे अपने आप पे इन्वेस्ट कर रही हूँ आज के टाइम पे, मैंने दवाइयों पे इतने लगाए हैं। आई वॉज सफरिंग बैडली माई वीक। मतलब कहाँ मैं अपने 100% एफिशिएंट होके मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती थी, बट लास्ट फ्यू ईयर्स वर सो बैड उन दिनों में। तो वो चीज़ ने मुझे ये बना दिया। बाकी मसल वर द फर्स्ट थिंग आई नोटिस इन मी। फर्स्ट 3-4 मंथ जिम में जाके आई वाज जस्ट क्लिकिंग सेल्फी। तो मैंने देखा मेरी आर्म्स अच्छी लग रही हैं, मैंने कहा ये कब आया, लाइक आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ये कब हुआ। तो फिर पता लगा कि जस्ट 3 मंथ्स कैन लिटरली मेक यू समथिंग इन जिम। ओके, अभी आप कार्डियो या वेट लिफ्टिंग, क्या किसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं? दोनों। कार्डियो इज़ फॉर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, मतलब आपका हार्ट हेल्थ, आपका उसको थोड़ा बीपी वगैरह को बहुत अच्छा रखेगा, क्योंकि थोड़ा सा चाहिए कि आप बीपीएम अपना 130-120 पे लेके जाते हो तो इट प्रमोट्स फैट लॉस। और अगर आप वॉक भी करते हो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर सेल्फ। और दूसरी बात, वेट ट्रेनिंग मस्ट है 30 के बाद तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कैल्शियम लेवल इतना, बोन्स वीक होने लगती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास कई बुजुर्ग जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप मसल बिल्डिंग करो। ओल्ड एज में कहाँ से मसल बिल्डिंग करोगे? स्टार्ट विथ 30s, गेट परफेक्ट इन 40s एंड बिकम 20 इन 50s। दैट्स द थिंग, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मसल सपोर्ट करती हैं, स्ट्रेंथ लेके आती हैं, ब्यूटी है वो। अदर देन दैट, ओके, अभी आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं? कहाँ जाना चाहती हैं? टारगेट क्या अभी है? मेरा प्लान है इस साल प्रो कार्ड क्वालिफिकेशन, दोनों चीज़ें लेके फोकस ऑन प्रो शो, और उसके बाद आई विल कम्पीट समवेयर इन ओवरसीज फॉर प्रो शो। मतलब अभी नेक्स्ट 2 ईयर आई कांट से कि मेरे को आ जाएगा, या अपनी तरफ से फुल बेस्ट है। बट लास्ट ईयर वॉज ऑल्सो प्लान की लेके ही आना। इस बारी भी माई 100% श्योरिटीज़ कि आई एम गोना बी द बेस्ट श्रेडेड। श्रेडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि इट टेक्स अ लॉट, और यू आर नेवर अवेयर कि आपकी स्टेज पे क्या बॉडी दिखेगी, क्योंकि जजेस के सामने वो चीज़ नहीं दिख रही है। सपोज मैं घर पे बहुत अच्छी लग रही थी, स्ट्रेस हो गया, बॉडी सेम नहीं लग रही है। सो दीज आर वेरी माइनर फैक्टर्स जो चैलेंजिंग होते हैं। बट दिस ईयर probably November I target to compete, and also I'm studying, trying to get into my higher education also. ओके, जो यंगस्टर्स है, नई लड़कियां हैं, इस फील्ड में आना चाहती है, बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन कर रही है या ज्वाइन करने की सोच रही है, उनको क्या मैसेज देंगी?
आजकल तो टू बी ऑनेस्ट आई सी यूथ इज ऑन वेरी रॉन्ग डायरेक्शन एंड पेरेंट्स आर सपोर्टिंग दैट एंड दोज पेरेंट्स जिनको अपनी फैमिली सपोर्ट में ये सब नहीं मिला, आई बिलीव कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ ऐसा कनेक्शन रखना चाहिए, दे शुड टीच देम इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट गुड ऑन लॉन्ग टर्म। और रही बात स्पेशली गर्ल्स, उनको अपनी फूड हैबिट्स पे ध्यान देना चाहिए, उनको लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना। मेंटल हेल्थ डिप्राइव्ड है, वैलिडेशन चाहिए हर चीज़ के लिए, इवन कपड़े पहनने के लिए, कुछ घर से बाहर निकलने के लिए दूसरा बंदा क्यों बताएगा, आप खुद डिसीजन लो। यस, पूछ कर चलना। एंड थर्ड थिंग, कोई गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई पैशन नहीं है, सब कुछ इजीली मिल रहा है। हम लोगों की जनरेशन ने तो वो बहुत चैलेंजेस किए हैं कि हम लोग, आई थिंक वी ब्रोक द स्टीरियोटाइप कि जहाँ पे हमने पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड था, जहाँ पे हम आंखें भी नहीं मिला सकते थे। आज के टाइम पे आई एम कनेक्टेड टू माई पेरेंट्स कि हम लोग बिना फिल्टर के बात करते हैं। मेरे लिए यही बिगेस्ट अचीवमेंट है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे फुल प्राउड करते हैं, मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये कि जस्ट बी योर बेस्ट वर्जन, अपने आप पे काम करो, अपने आप पे ही फोकस करो कि दूसरे ने कौन सा क्या आप किया, आप उस पे मत फोकस करो। ओके, आपका लास्ट टारगेट मिस ओलंपिया जीतना है। बिल्कुल। जिस दिन आई थिंक अभी कोई भी लड़की नहीं पहुंची है मिस ओलंपिया में, लाइक नो फीमेल हैव रीच्ड ऑन दैट स्टेज। तो माय ओनली गोल इज टू बी देयर, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लड़कियां हैं, दे आर कैपेबल, दे कैन डू इट, बट दे आर नॉट फोकस्ड एज मच एज आई एम। और माय ओनली गोल इज टू बिकम गुड एंड बेस्ट एवरी डे, कि हर दिन मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, rather कुछ और than बेहतर करना है। रोज। चलते चलते अपना एक डाइट प्लान हमारे दर्शकों को बता दें, सुबह से शाम तक आपका जो रूटीन सुबह रहता से है। शाम तक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो अगर आप वर्किंग हो। ऑलमोस्ट सब वर्किंग आज के टाइम पे। तो व्हाट आप क्या कर सकते हो, सुबह एक तो आधा घंटा आप खाली पेट वॉक कर सकते हो, और अजवाइन वाटर। मैं अपना बता देती हूँ, दूसरों का तो मैं कैसे ही बताऊंगी, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन का बहुत रहता है। सो व्हाट आई डू, जब मुझे कुछ भी नहीं करना है तो मैं सुबह उठती हूँ, अजवाइन वाटर पीती हूँ, एक कॉफ़ी पीती हूँ, अगर टाइम है तो वॉक पे चली जाती हूँ। फिर मैं इमीडिएटली कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं तब तक नहीं खाती हूँ जब तक भूख नहीं लगती। और लोगों की आदत है भूख लगी नहीं लगी सुबह पराठे लेके बैठ जाते हैं। आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, मेरे घर पे भी पराठे बनते हैं, बट एक सर्टेन रूटीन होना चाहिए कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पे ही रोज ब्रेकफास्ट कर रहे हो 11 बजे, यानी कि सुबह उठ के आप चाय बिस्कुट डुबो के खा रहे हो, फिर 12 बजे 1 बजे आप लंच कर रहे हो। सो एक डिसिप्लिन रूटीन रखो, हैव सम काइंड ऑफ फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट। अगर प्रोटीन में अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो एग्स भी खा सकते हो कुछ अमाउंट तक, 4-5 अंडे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं देते। और जो डॉक्टर कहते हैं ना प्रोटीन बंद कर दो, वो प्रोटीन वो वाला प्रोटीन नहीं बना करते, वो सिर्फ वो करते हैं कि जो आप बाहर से लेते हैं। प्रोटीन मतलब आप एग्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यस, नेचुरल तो ऑलवेज बेस्ट, आई ऑल्सो प्रेफर नेचुरल फूड, और इम्प्रूवमेंट भी उसी से आएंगी। और उसके बाद आप लंच में थोड़ा सा दाल चावल, इंडियन स्टेपल डाइट, थोड़ा सा प्रोटीन डाइट, एटलीस्ट प्रोटीन सोर्सेज 3 मील में रखो बढ़िया। तो और ऊपर से आप फिर स्नैक करते हो लंच में, जो भी दाल चावल एंड सम काइंड ऑफ चिकन या थोड़ा सा पनीर या टोफू, एंड देन स्नैक करते हो तो थोड़ा पाइनएप्पल काइंड ऑफ थिंग, फ्रूट या वेजिटेबल, जैसे भी सैलेड। मैं कॉफ़ी सैलेड करती हूँ यूजुअली 4 बजे के करीब। तो डिनर आपका 8-9 बजे हो जाना चाहिए, वो भी वेरी लाइट। मतलब मुझे लगता है कि हायर अमाउंट ऑफ फूड ब्रेकफास्ट में होना चाहिए, मॉडरेट लंच में होना चाहिए, और हल्का सा डिनर में होना चाहिए, ताकि आपको जल्दी नींद आ जाए। थैंक यू डॉक्टर मनदीप, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिली जानकारी हमारे लड़कियों को, हमारे बच्चों को बहुत पसंद आएगी।